हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास। जय श्री कृष्णा आप सभी को। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर हमारा चला हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं कंटिन्यू आपके रिवीजन के लिए पुरानी वीडियोस डाल रहा था। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज की डेट है 4 अगस्त, और 4 अगस्त में 2020 में मैं आपके सामने हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि डाल्टन का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड का मॉडल। लेकिन उसमें कमियां ये रहीं कि वो मॉडल स्टेबल नहीं था। उसके अकॉर्डिंग बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही वो रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व करने के बाद ये आपका न्यूक्लियस है, और इसमें इसके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। सॉरी, दोबारा से बताऊंगा। ये आपका न्यूक्लियस है और ये बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस रिलीज करेगा, और वो न्यूक्लियस की क्या होगा, नज़दीक आता चला जाएगा, और फाइनली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। इफ इट फॉल इन न्यूक्लियस देन व्हाट हैपन, द एटम विल बी डिस्ट्रॉयड। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये हुआ नहीं। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो कामयाब रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसका मॉडल सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद नील बोहर आए। नील बोहर जिनकी ये इसका छोटा सा वो दिया हुआ है आपके बुक में, 1885 से 1962 में, और 1922 के अकॉर्डिंग उन्होंने एटम का स्ट्रक्चर दिया। और उन्होंने ये बात तो उनके लिए कही कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्ट्रैक्ट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो एक विशेष इलेक्ट्रॉन में घूमते हैं, और वो कह रहा है जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी ऐसे रेडिएट एनर्जी को ऐसे रेडिएट नहीं करते। तो इसका मतलब वो क्या है, एक फिक्स उसमें नंबर में घूमते हैं, और फिक्स उसमें घूमने के बाद में वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हैं, और नहीं करते हैं तो दे विल नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस एंड द एटम विल बी स्टेबल, ठीक है। तो एटम जो है वो स्टेबल रहा। तो कहने का मतलब ये उन्होंने नील्स बोर का मॉडल रहा, जिसके बीच में सबसे बीच में न्यूक्लियस रहा, जो कि काफ़ी छोटा होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में ये कहा जाता है कि जैसे कि कोई क्रिकेट का मैदान है, तो न्यूक्लियस का साइज उस पूरे, अगर एटम को क्रिकेट का स्टेडियम माना जाए तो उसका जो न्यूक्लियस है इट विल जस्ट लाइक ए बॉल ऑफ क्रिकेट। तो आप समझ सकते हैं स्टेडियम की अपेक्षा बॉल काफ़ी छोटी होती है, तो न्यूक्लियस काफ़ी छोटा है, वो सेंटर में है, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है, ठीक है। तो क्यों होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन भी होते हैं। अच्छा, इसके आउटर जो सेल्स होती हैं वो फिक्स होती हैं, 1 2 3 4, और फर्स्ट सेल जो है वो के कहलाई, सेकंड एल, थर्ड एम, फोर्थ एन। जितने जितने दूर चलते चले जाएंगे एटम के न्यूक्लियस से, उसकी जो सेल हैं, सेल का साइज़ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। और ये सेल क्या है, एनर्जी लेवल है। सेल क्या है बच्चों, एनर्जी लेवल है, ठीक है जी। तो ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, और ये फिक्स होते हैं, और इन सेल्स के अंदर जो है नंबर्स भी फिक्स होते हैं। और इसी तरह से हम जो है इसमें न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। जेम्स चैडविक, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, शायद आपको ध्यान रहे ना रहे पता नहीं। ईंट पग नाच, एक ट्रिक बताई थी। ई से इलेक्ट्रॉन, टेसे टॉमसन, जे जे टॉमसन ने ई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरिंग की।
पैसे प्रोटॉन गैसे गोल्डस्टीन ने, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें ईट पर कहते हैं। अब पर रहे तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज नहीं की। रदरफोर्ड ने जो है, अभी एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा, ये रदरफोर्ड ने ये बताया कि इसके बीच में जो है एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस में कोई प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है ऐसा उसने कुछ नहीं बताया था। गोल्डस्टीन, ठीक है, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, नॉन न्यूट्रॉन चैडविक, तो चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई 1932 में। तो जेम्स चैडविक ने ये सोचा, ये बताया कि जो एटम है, एटम के अंदर एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर जो है उसका जो मास है वो हाइड्रोजन के बराबर है, इक्वल टू ए प्रोटॉन के बराबर है। इट वाज इक्वली नेम्ड टू न्यूट्रॉन, और उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन भी है होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में तो वो होता नहीं है, बाकी सभी चीज़ों में होता है। एन से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज उसके ऊपर न्यूट्रल होता है, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रल चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब अब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट सेल्स में कैसे जाता है, ठीक है। तो ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स, जी ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, एक फार्मूला है 2n² रूल, ठीक है। तो n अगर 1 है, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है, कई सेल के लिए n 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो और l के लिए 2 है तो 2 2 ज़ा 4 इंटू यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3 के लिए 18 हो गए, 4 के लिए 32 हो गए, इस तरह से, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट उसने बताया, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कैन बी एकोमोडेट इन एन ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सबसे बाहर वाले में कितने रहेंगे, 8 रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेट इन द गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। बाहर वाले जो बाहर वाली कक्षाएं हैं वो तब तक नहीं भरेंगे जब तक कि अंदर वाली कक्षाएं ना भर जाएं। ऐसे स्टेप वाइज वो चलते रहते हैं। तो ये पॉइंट रहा इसमें। अच्छा जी, इसके बाद में वैलेंसी के बारे में बात की। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर गिवन और डोनेट, which are taken or donate by an atom to fulfill its outermost cell। बाह्यतम कक्ष है, बाह्यतम कक्ष को पूरा करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगी बच्चों, वैलेंसी कहलाएगी। अभी वैलेंसी में जैसे कि ये अलग अलग करके ये दिखा रहा है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने से 2 चाहिए, तो या तो ये एक ले लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, H की वैलेंसी माइनस में हो जाएगी। और अगर ये इसको दे देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, प्लस की। देने पर वैलेंसी हमेशा प्लस होती है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर हमेशा वैलेंसी माइनस होती है, नेगेटिव होती है। क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद में ये अलग अलग एटम्स के आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाए गए हैं। और इसके बाद ये एक टेबल बनाई गई है, जिस टेबल में अलग अलग है नेम ऑफ एलिमेंट हैं, ये आप देख रहे हैं, नेम ऑफ एलिमेंट हैं, ये इनके सिंबल हैं सभी के, ये इनके एटॉमिक नंबर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। और इसके बाद सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कि फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, और ये इनकी वैलेंसियाँ हैं। तो ये वैलेंसियों वाली टेबल कई बार आ चुकी है, ये जो लास्ट चैप्टर में केमिकल फार्मूलाज प्रिपेयर करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो कि मुझे बतानी है।
ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करनी है। और इसके बाद में जी एटॉमिक नंबर पर आता हूँ। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। प्रोटॉन, और इसको किससे डिनोट किया जाता है? इसने कहा है कि जितने प्रोटॉन हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, जेड से डिनोट किया जाता है। और एग्जाम्पल दे दे करके वो बता रहा है कि हाइड्रोजन में जेड क्या है और हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है? 1 है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन के लिए जेड क्या है? 6 है, तो जेड इसका सिंबल हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं वो क्या हो गया? उसका एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर क्या है? द मास ऑफ एटम रेजिडेंस इन न्यूक्लियस। ठीक है, मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और इसको किस से रिप्रेजेंट करता है? ए से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर ऊपर, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऊपर मास नंबर, बीच में सिंबल और नीचे एटॉमिक नंबर। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लिए सिंबल एन, एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास नंबर ऊपर। कार्बन का 6, एटॉमिक नंबर नीचे, सिंबल बीच में, 12 एटॉमिक मास नंबर ऊपर। ठीक है, C612, तो ये बोला जाता है और इसी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आती है दो बातें, आइसोटॉप और आइसोबार। ये चैप्टर फिनिश हो रहा है अब। आइसोटॉप क्या होते हैं बच्चों? आइसोटॉप में सिमिलर एटम हो और सिमिलर एटम के सिमिलर एलिमेंट हो, सिमिलर एलिमेंट के डिफरेंट एटम हो, विच है सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिस्टेंस डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, विच है सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर। एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग एटम जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। जैसे कि हाइड्रोजन के बहुत बार पूछ लेता है पेपर में, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स बताइए साहब, तो क्या है? 1H1 1H2 1H3, सॉरी, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर हैं ये। कार्बन के क्या है? C612 C614। क्लोरीन के क्या है? 17 C35 17 Cl37। तो ये आइसोटॉप्स हो गए जी। तो और इसके बाद जी उसका नाम है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20 है। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है? 18 है, लेकिन फिर भी इनका मास नंबर क्या है? 40 है दोनों का। मीन्स एटम्स, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम। Atoms of different element having different atomic number but have same mass number are known as isobar. एग्जाम्पल इसने दिया आर्गन AR20, सॉरी AR का तो 18 होता है, दोबारा से बताऊंगा। ठीक है जी, AR1840, कैल्शियम 2040। डिफरेंट एलिमेंट हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर क्या है? सेम है। क्या कहलाएगा? आइसो बार कहलाएगा। कार्बन C614, नाइट्रोजन 7N14, क्या होगा? एटॉमिक मास क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? आइसो बार कहलाएगा। थोड़ी वीडियो और 2 मिनट और लूँगा मैं, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश ही हो गया है। जो क्लोरीन आपने देखा होगा, क्लोरीन का जो मास है वो कितना? आमतौर पर 35.5 लिखा होता है। भाई ये क्यों है? क्या होता है? क्लोरीन के दो आपके आइसोटॉप्स हैं। एक का जो एटॉमिक मास है वो 35 है, और वो कितना है यूनिवर्स में? 75% है। और दूसरा आइसोटॉप है, उसका कितना है? 37, और वो कितना है? 25% है।
तो इनको क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके इनकी एवरेज निकाल ली और वो एवरेज कितनी आई है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया इनको और ऐड कर दिया और एलसीएम लेकर के इसको 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 45 35.5। ये बच्चों 3 नंबर में ऐसे भी आ जाता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों होता है, तो इसका एक प्रॉपर रीज़न है और वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसी के साथ आज की वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स अ लॉट। जय श्री कृष्णा।